हेलो बच्चों, स्वागत है हमारी इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग भौतिक अधिशोषण और उसके लक्षण क्या होते हैं उसको पढ़े थे। आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक अधिशोषण और उसका लक्षण क्या होता है। ठीक ना, एक एक करके हम लोग बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रासायनिक अधिशोषण। ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक ना, केमिकल एडजॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण का मतलब होता है कि वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य के कण और अधिशोषक अधिशोष्य के कण और अधिशोषक के मध्य ससंयोजक आबंध बने होते हैं। कौन से बंध बने होते हैं बच्चों? ससंयोजक आबंध बने होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। अधिशोषक के कण और अधिशोष्य की सतह के मध्य ससंयोजक आबंध यदि बनता है तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, जैसे यदि निकिल के ऊपर हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप पर प्रवाहित करें तो यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण होता है। कौन सा अधिशोषण? रासायनिक अधिशोषण। ठीक ना, निकिल के ऊपर हाइड्रोजन गैस को यदि उच्च ताप पर प्रवाहित किया जाए तो हाइड्रोजन गैस और निकिल की सतह के मध्य, ठीक ना, एक रासायनिक आबंध बनता है। वो रासायनिक आबंध आपका कौन सा? ससंयोजक प्रकार का रासायनिक आबंध बनता है, जिसके कारण वहां पे रासायनिक अधिशोषण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, देखिएगा। वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर ना वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर सहसंयोजक, ठीक ना, सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक ना, केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक ना, ये आपका रासायनिक अधिशोषण हो गया। रासायनिक अधिशोषण में भौतिक और रासायनिक अधिशोषण दोनों एक साथ हो सकते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, लेकिन उसमें भी सबसे पहले भौतिक अधिशोषण होगा, बाद में क्या होगा? रासायनिक अधिशोषण। क्यों? क्योंकि कम ताप पर किसी भी अधिशोषण की बात करें तो यदि अधिशोषण कम ताप पर हो रहा है तो वहां पे भौतिक अधिशोषण है ना, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण दोनों एक साथ अगर हो रहे हैं तो सबसे पहले जो अधिशोषण होगा कम ताप पर वो भौतिक अधिशोषण होगा, बाद में अत्यधिक ताप पर कौन सा अधिशोषण होगा? रासायनिक अधिशोषण। ठीक ना, देखिए यहाँ पर भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण एक साथ भी हो सकते हैं। भौतिक अधिशोषण कम ताप पर तथा रासायनिक अधिशोषण अधिक ताप पर होता है, यानी भौतिक अधिशोषण कम ताप पर होगा और रासायनिक अधिशोषण अधिक ताप पर होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है रासायनिक अधिशोषण के लक्षण। रासायनिक अधिशोषण के लक्षण में अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें तो गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस की बात करते हैं। देखिए, किसी गैस का क्रांतिक ताप में परिवर्तन करने पर, ठीक ना, यदि आप किसी गैस के क्रांतिक ताप में परिवर्तन करते हैं तो भौतिक अधिशोषण पर तो फर्क पड़ता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? यदि हम लोग किसी भी गैस का क्रांतिक ताप में परिवर्तन करें, क्रांतिक ताप को बढ़ाएं या फिर घटाएं, किसी भी गैस के क्रांतिक ताप को यदि आप बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, उसके रासायनिक अधिशोषण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक ना, यानी कि क्रांतिक ताप किसी भी गैस का कितना हो, अधिक हो या कितना हो, कम हो, लेकिन उसके रासायनिक अधिशोषण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम लोग क्रांतिक ताप की बात करें बच्चों, तो किसी भी गैस के क्रांतिक ताप के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसके भौतिक अधिशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला टॉपिक है बच्चों ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक ना, ताप का प्रभाव।
ताप का मान बढ़ाने पर प्रारंभ में रासायनिक अधिशोषण का वेग बढ़ने लगता है, परंतु कुछ समय बाद घटने लगता है। यदि हम लोग प्रारंभ में रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ाएं, ठीक ना, प्रारंभ में ताप का मान बढ़ाएं तो रासायनिक अधिशोषण का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और कुछ समय के बाद क्या होने लगता है, उसका मान घटने लगता है, ठीक ना। रासायनिक अधिशोषण के वेग का मान घटने लगता है। क्यों घटने लगता है? क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का मान निश्चित होता है। सक्रिय ऊर्जा का मान निश्चित होगा, इसलिए ताप बढ़ाने पर प्रारंभ में बहुत रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होने लगता है, घटने लगता है। आगे देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो रासायनिक अधिशोषण में, किसमें, रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक आबंध का निर्माण होता है। जब भी रासायनिक अधिशोषण होता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि अधिशोष्य के कण और अधिशोषक की सतह के मध्य ससंयोजक आबंध बनते हैं। कौन से बंध बनते हैं बच्चों? ससंयोजक आबंध बनते हैं, ठीक ना। तो रासायनिक आबंध उसी को बोल रहा है कि रासायनिक आबंध का निर्माण होता है, जिससे इनको सक्रिय ऊर्जा का अधिक आवश्यकता पड़ता है। मतलब यदि इसमें रासायनिक आबंध बनेगा तो रासायनिक आबंध बनने के समय क्या होगा कि इनको अत्यधिक मात्रा में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक ना। और सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जहां पे भी रासायनिक अधिशोषण होगा वहां पे सक्रिय ऊर्जा का मान अधिक होगा। सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। एक्टिवेशन एनर्जी हाई चाहिए इसको, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि अगर हम किसी का सतह क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वहां पे अधिशोषण का मान भी क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक ना। यदि हम लोग किसी भी एरिया पर, ठीक ना, किसी भी सतह पर, किसी भी पदार्थ की सतह पर अधिशोषण करा रहे हैं, ठीक ना, और अधिशोषण करने का मतलब कि अधिशोषक की सतह और अधिशोष्य के कणों के बीच में सहसंयोजक आबंध बन रहा है। हमने क्या किया कि जितना सरफेस एरिया था, यानी कि अधिशोषक की जितनी सतह थी उसको डबल कर दिया। तो जैसे ही सतह क्षेत्रफल अगर आपने डबल कर दिया, ठीक ना, सतह को अगर आपने बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर अधिशोषण होने की क्रिया भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई जितना सतह पे अधिशोषण हो रहा था उससे ज्यादा सरफेस एरिया अगर आपने कर दिया, भाई अधिशोषण अब डबल होगा ना। और अधिशोषण डबल होने का मतलब हम कह सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से अधिशोषण जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से रासायनिक अधिशोषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए एंथैल्पी। एंथैल्पी की बात करें बच्चों, रासायनिक अधिशोषण में प्रबल सहसंयोजक आबंध बनता है। क्या बनता है? प्रबल सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। और आप सभी लोग जानते हैं प्रबल सहसंयोजक आबंध जब भी बनेगा, ठीक ना, तो वहां से बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि अधिशोषक की सतह पे गैस के कण अगर आके चिपक रहे हैं और उनके बीच में मजबूत बंध बन रहा है तो सतह से उतना ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा भी क्या होगी, रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। यानी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अधिशोषण में प्रबल सहसंयोजक आबंध बनता है, अतः इनकी एंथैल्पी जो होती है 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक ना, 80 से 240 किलो जूल पर मोल, ठीक ना। आगे देखिए बच्चों, अगला है अनुत्क्रमणीय प्रकृति, इरिवर्सिबल नेचर। अनुत्क्रमणीय प्रकृति की बात करते हैं। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य के कण, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य के जो कण होते हैं अधिशोषक की सतह से अलग नहीं होते हैं। अधिशोषक की सतह से अलग नहीं होते, अधिशोषक की सतह से अलग नहीं होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक ना। यदि हमारे पास अधिशोष्य के कण हैं और अधिशोषक की सतह पर मजबूती से जुड़ गए, है ना, प्रबल सहसंयोजक आबंध के द्वारा अगर ये जुड़ गए तो उस कंडीशन में वहां से अलग होना, ठीक ना, मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये अलग नहीं होंगे, अगर एक बार अधिशोषण हो गया और अधिशोषण होने के बाद ये कण अलग नहीं हो रहे तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब कि एक बार हो गया तो हो गया, है ना, उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय प्रकृति होती है इसकी, और ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। विशिष्ट प्रकृति की बात करें बच्चों तो रासायनिक अधिशोषण तभी होगा, ध्यान देंगे, रासायनिक अधिशोषण तभी होगा जब अधिशोषक और अधिशोष्य की सतह के मध्य
सहसंयोजक आबंध बनता है, यानी कि जब भी रासायनिक अधिशोषण की बात की जाएगी तो अधिशोष्य के जो कण हैं और अधिशोषक की सतह जो है, अगर ये दोनों आपस में जैसे ही मिल रहे हैं और इनके बीच में अगर सहसंयोजक आबंध का निर्माण हो रहा है, तभी हम बोल सकते हैं ये रासायनिक अधिशोषण की क्रिया हो रही है। नहीं तो अगर सहसंयोजक आबंध इनके बीच में नहीं बन रहा है तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये रासायनिक अधिशोषण है। बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो बच्चों ये था रासायनिक अधिशोषण और उसके कुछ लक्षण थे जिसको हम लोगों ने देखा। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।